वेलकम फ्रेंड, एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आपको पता है कि जो आईएएस कोड होता है वहाँ से अप्रोक्सीमेट 1500 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हमने एक आपके लिए सैंपल तैयार किया है। वहाँ पर हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि रहेंगे सीमेंट से, सीमेंट कंक्रीट, एग्रीगेट, टाइल्स एंड ब्रिक्स से। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम वन लाइनर के तौर पर लेके आए हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाइज चाहिए, मल्टीपल चॉइस के चाहिए। तो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक एग्जाम में हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है उसको लेकर भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया, चाहे एसएससी जेई का बोर्ड हो, चाहे यूपीसी एल का बोर्ड हो, या फिर कोई और बोर्ड हो। तो वहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो भाई रैपिड हार्डनिंग जो होता है ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 8041 1990 में ये आईएस कोड में आता है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। हाइड्रोफोबिक आपको पता है कि भाई 8043 में आता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। आगे हम रैपिड हार्डनिंग के बारे, हाइड्रोफोबिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए भाई अगर आपने ऐसे ही देखना है तो। अब नेक्स्ट में देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर 43 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपको पता है कि भाई ओपीसी जो होता है उसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, 33, 43, 53। तो 33 जो होता है वो किस आईएस कोड में आपको देखने को मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 33 की अगर आप बात करेंगे 269 2015, इसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई 33 ग्रेड जो होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। स्टार्टिंग टाइम कितना होता है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, एक्सपेंशन कितना होता है, सब कुछ आपको इस आईएस कोड में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 43 ग्रेड की बात करें, 43 जो होता है, तो ये 43 जो होता है ये हमारे आता है इंडियन स्टैंडर्ड 81/12/2013। भाई इसको भी याद कर लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा, आपको 2013, 14, 15 इस तरह के ऑप्शन भी दिए होते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट में देखिए, हमारा 53 ग्रेड जो होता है उसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन बताई गई है। तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो आता है 2269/2013, इस आईएस कोड में आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 53 ग्रेड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सो अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसके बारे में अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी डिस्कस नहीं किया कि भाई लो हीट सीमेंट जो होता है वो कौन से आईएस कोड में आता है। तो वो आता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 12600 1989। इस आईएस कोड में आपको लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में जानकारी जो है मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, स्पेसिफिकेशन फॉर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज, तो वो आता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 455 1989। तो ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में आपको जानकारी जो है वो देता है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट स्पेसिफिकेशन फ्लाई ऐश बेस्ड। भाई फ्लाई ऐश बेस्ड, एक फ्लाई ऐश बेस्ड होता है, एक कैल्सिनेशन क्ले बेस्ड होता है। तो फ्लाई ऐश की अगर आप बात करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड 1499/2015 पार्ट 1 में ये आता है। फ्लाई ऐश बेस्ड जो होता है ये पार्ट 1 में आता है, एंड जो क्ले बेस्ड होता है वो पार्ट 2 में आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही इंडियन स्टैंडर्ड इस आईएस कोड में आते हैं। 1489 इस आईएस कोड में आपको पोर्टलैंड पोजलर सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन
कैल्सिनेट क्ले बेस्ड, फ्लाई एश बेस्ड एंड क्ले बेस्ड, दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्पेसिफिकेशन फॉर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में आपको किस आईएस कोड में जानकारी दी जाती है, तो वो होता है 12330 1988। इस आईएस कोड में आपको सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में जानकारी जो है वो मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए स्पेसिफिकेशन फॉर वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। भाई वाइट पोर्टलैंड सीमेंट, एक हमने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दूसरा वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। रैपिड मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि भाई जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो हमारे इस आईएस कोड में आता है। ये वाइट सीमेंट जो होता है ये हमारे 42 में आता है। वाइट पोर्टलैंड सीमेंट 42 में आता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर जो है 1989 होगा और यहाँ पर जो होगा वो 1990 आपको देखने को मिलेगा। एक हमारे पास हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी होता है, वो आता है 8043 में, लेकिन यहाँ पर 1991 होगा। सिर्फ आपको ये याद करना है दोनों। अगर आप इसको भी याद कर लीजिए तो कॉमन चीज़ें हैं ये। देखिए 41 42 43, कितनी अच्छी अच्छी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अगला देखिए हाइड्रोफोबिक के बारे में मैंने आपको आंसर बता ही दिया है पीछे, तो ये हमारे इस आईएस कोड में जानकारी आपको मिल जाएगी, तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट फॉर स्ट्रक्चरल यूज के लिए। स्ट्रक्चरल आपको यूज करना है हाई एल्यूमिना सीमेंट। आपको पता है कि हाई एल्यूमिना जो होता है इसमें एल्यूमिना का कंटेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये कौन से आईएस कोड में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वो हमारा आईएस कोड होता है 6452 1989। ये आईएस कोड है, ये भाई इंडियन स्टैंडर्ड है 6452 1989। इस आईएस कोड में आपको हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। सुपर सल्फेट सीमेंट जो होता है वो 6909 1990 में आपको सुपर सल्फेटेड सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट में देखिए स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्ड सैंड, देखिए स्टैंडर्ड सैंड होता है एक हमारे पास, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हमने कई बार एमसीक्यू में डिस्कस किया है। तो भाई वो कौन से आईएस कोड में आपके लिए जानकारी देता है, तो वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड 650 1991। इस आईएस कोड में आपको स्टैंडर्ड सैंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए जानकारी देता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट। मेथड ऑफ सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सा है इस कोड में आपको जानकारी देता है, इंडियन स्टैंडर्ड 3535 1986। इस आईएस कोड में आपको सैम्पलिंग फॉर हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। मेथड ऑफ फिजिकल टेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक, जब भी आप हाइड्रोलिक सीमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो फिजिकल टेस्ट होते हैं उसके जो मेथड होते हैं वो हमारे कौन से आईएस कोड में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारे इस आईएस कोड में आपको जानकारी जो है वो मिल जाती है भाई 1988 में। तो देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। भाई फिजिकल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फिजिकल तो 40 31 आता है, लेकिन जो केमिकल होता है वो 32 आता है। लेकिन यहाँ पर भाई 1985 होता है, वहाँ पर 88 था 19, लेकिन यहाँ पे 85 है। ये चीज़ है 31 और 32 केमिकल फिजिकल दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिकेशन फॉर मैसनरी सीमेंट के लिए। मैसनरी सीमेंट जो होता है उसके लिए स्पेसिफिकेशन जो दी गई है वो 346
1988 में आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि मैसनरी सीमेंट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई हमारा आईएस कोड जो है वो हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, यही आईएस कोड हम अभी फॉलो कर रहे हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जैसे कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया, इस तरह की स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे आईएस कोड 516, इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाती है 1959। मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट। मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ सीमेंट हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1199 1959, इस आईएस कोड में जानकारी मिली जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए, रेकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। रेकमेंड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज, मिक्स डिजाइन के लिए भाई मिक्स डिजाइन, ये क्वेश्चन जो है एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए मिक्स डिजाइन गाइडलाइन के बारे में। तो 10/262 2009 इसमें आपको गाइडलाइन जो होती है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में मिल जाती है। अगला देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। देखिए कॉमन क्वेश्चन है, एग्रीगेट के बारे में हमें किस आईएस कोड में जानकारी मिलती है, कितना कॉमन क्वेश्चन हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2016, ये भी आप याद रखिए, कॉमन क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए जो एग्रीगेट होता है उसके ऊपर जो टेस्ट होते हैं उसका जो मेथड होता है वो हमारा आईएस कोड में आता है, इस वाले 2386 आईएस कोड में आपको जानकारी जो है वो मिल जाती है भाई। अब यहाँ से हमने 7 ऐसे आईएस कोड लिए हैं जो आईएस कोड 2386 पार्ट 1 से लेकर 7 तक आते हैं। जैसे कि उसमें जो हमारा कंक्रीट होता है, एग्रीगेट जो होता है उसका पार्टिकल साइज, शेप एंड जो कंक्रीट होता है उसमें कितनी इम्प्यूरिटीज होती है, ऑर्गेनिक हार्मफुल जो होते हैं वो कंक्रीट, हमारे एग्रीगेट की डेंसिटी, वॉइड रेशो, बल्किंग वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ हम उस आईएस कोड में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला गया कि मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट पार्टिकल एंड शेप के लिए, साइज एंड शेप जो होती है इस आईएस कोड में आते हैं लेकिन पार्ट 1 में आते हैं, ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है कि भाई मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, एस्टिमेशन ऑफ डिलीशियस मटेरियल एंड ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज के लिए। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होई कि डिलीशियस जो होता है ये हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसकी बात कर रहा है भाई। हमारा कंक्रीट जो होता है उसमें कुछ ना कुछ होता है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज भी होती है, तो हानिकारक पदार्थ जो होता है वो हमारे आईएस कोड, मैंने आपको बताया कि इसको आप याद रखिए 2386, ये पार्ट 2 में आता है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, पार्ट 1 2 3 ये जो होता है। एंड अगला देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर स्पेसिफिकेशन, ग्रेविटी, डेंसिटी, वॉइड्स एंड बल्किंग। देखिए स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी भाई, डेंसिटी, वॉइड एंड बल्किंग। अब आपसे पूछ लेगा कि भाई जो एग्रीगेट होता है उसके ऊपर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करते हैं तो कौन से आईएस कोड में आता है। कोड सेम रहेगा लेकिन पार्ट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के लिए 4 पार्ट आ जाएगा, चौथा। उसके बाद अगला देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट के लिए, साउंडनेस टेस्ट की अगर बात करेंगे 5वें में आता है, 5वें आईएस कोड में आता है। उसके बाद देखिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट मेजरिंग मोर्टार मेकिंग प्रॉपर्टीज फॉर फाइन एग्रीगेट के लिए, फाइन प्रॉपर्टी के लिए तो 6 में आता है, पार्ट 6 में आता है 8386। लास्ट वन क्या है, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के लिए, अल्कलीज
एग्रीगेट रिएक्शन जो होता है उसके लिए जो मेथड ऑफ टेस्ट होता है वो हमारे IS कोड 2386 पार्ट 7 में आता है। कॉमन क्वेश्चन है ये, इसको आप याद कर लीजिए भाई। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट। मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट इज इंडियन स्टैंडर्ड 2430 1986। इस IS कोड में आपको मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला देखिए, कंक्रीट वैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन। कंक्रीट की वैचिंग आप करेंगे, मिक्सिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इस IS कोड में आती है 2004। ये भी इम्पोर्टेंट है, बैचिंग एंड मिक्सिंग प्लांट स्पेसिफिकेशन। कंक्रीट की भाई बैचिंग की बात करेगा क्योंकि बैचिंग इम्पोर्टेंट है भाई। तो आप पीछे हमने बल्किंग के बारे में डिस्कस किया था, बैचिंग जो है वो अलग चीज़ है भाई। बैचिंग जो होता है वेट बैचिंग होती है, वॉल्यूम बैचिंग होती है, इससे आप एग्रीगेट की रेशो का पता लगा सकते हैं कि भाई इतना रेशो में यूज करेंगे, इतने वेट में यूज करेंगे, इतनी वॉल्यूम में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क के लिए बात कर रहा है भाई यहाँ पे। तो ब्रिक वर्क के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा IS कोड आता है 22/12/1991 22/12। इसमें आपको कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, मेथड फॉर सैम्पलिंग ऑफ क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। मेथड फॉर सैम्पलिंग ऑफ क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए तो वो 24/1978। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, चौथी बार भी देख सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल सी बैठ नहीं जाता है तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं। वैसे बार बार देखने से आपके दिमाग में उतना बैठेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि IS कोड से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो दो क्वेश्चन भी वही बहुत ज़्यादा होते हैं मेरिट बनाने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले सॉल्ड ब्रिक। बर्न्ड क्ले सॉल्ड ब्रिक जो होता है वो हमारा 31/02/1971 इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट वन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। स्पेसिफिकेशन फॉर हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले बिल्डिंग के लिए हमारे IS कोड 1988 ये IS कोड स्पेसिफिकेशन देता है, जानकारी देता है। नेक्स्ट वन देखिए, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बर्न्ड क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग के ब्रिक्स के लिए, तो ये 22/1988 इसमें आपको जानकारी, सॉरी 98 नहीं 91 होता है, 1991 इसमें आपको जानकारी मिल जाती है। अगला देखिए यहाँ पर, स्पेसिफिकेशन ऑफ बर्न्ड क्ले होलो ब्रिक्स की फॉर वॉल्स एंड पार्टीशन वॉल्स के लिए। होलो ब्रिक्स की बात कर रहा है भाई, होलो ब्रिक्स के लिए 39/52/1988 इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए, स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। स्पेसिफिकेशन फॉर कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए 10/77/1992 इस IS कोड में आपको कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स जो होती है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। अगला क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। मेथड ऑफ टेस्ट जो होते हैं बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के वो कौन से होते हैं। तो जो मेथड होते हैं, कई तरह के मेथड होते हैं, तो वो 3, 4, 9, 5, 1992 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक इसके मेथड होते हैं, तो ये आपको पता होने जरूरी है।
सो जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो पार्ट 1 में आती है, कोड सभी के लिए सेम रहेगा, इन सभी के लिए 3495 पार्ट 1 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। एंड पार्ट 2 में जो आती है वो हमारी एब्जॉर्प्शन टेस्ट आता है। एंड अगर पार्ट 3 की अगर आप बात करेंगे तो 3 में हमारा एफ्लोरेंस टेस्ट आता है। एंड लास्ट वन जो होता है वो बार पेज टेस्ट जो होता है वो 4th में आता है, 3495 पार्ट 4। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेसिफिकेशन फॉर ब्रंट क्ले सॉलिड ब्रिक्स इज। ब्रंट क्ले सोलिंग ब्रिक्स इज, तो वो हमारा IS कोड 5779 1986 79, ये वाला IS कोड आपको सोलिंग ब्रिक जो होती है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ब्रंट क्ले फ्लैट टेरेसिंग टाइल स्पेसिफिकेशन। टेरेस की जो टाइल्स होती है ब्रंट क्ले फ्लैट की, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 2690 पार्ट 1 1993 में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्ले फ्लोरिंग टाइल्स। क्ले फ्लोरिंग टाइल जो होती है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाती है। क्ले फ्लोरिंग टाइल जो होती है, फ्लोर में जो क्ले की टाइल लगती है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन हमारे इस IS कोड में मिलती है। उसके बाद देखिए, क्ले रिज एंड सीलिंग टाइल स्पेसिफिकेशन। क्ले की रिज एंड सीलिंग टाइल स्पेसिफिकेशन जो होती है वो हमारे इस IS कोड में देखने को मिल जाती है। जितने भी IS कोड बताए हैं मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट इस क्वेश्चन वीडियो का क्वेश्चन देखिए कि भाई स्पेसिफिकेशन फॉर सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स के लिए, तो वो हमारे 12/37/1959 इस IS कोड में आपको सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स के बारे में स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के IS कोड से 50 क्वेश्चन। अगर आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस के ठीक हैं या फिर ऐसे ठीक हैं। तो मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्या होता है कि भाई आपको वहाँ पे तुक्का लगाने का मौका मिल जाता है, तो आपके दिमाग में उतना नहीं बैठता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपका दिमाग जो है पूरा फोकस जो है इस वर्ड पर है कि भाई क्या लिख रहा है। तो इससे होगा ये है कि भाई आपको अगर मल्टीपल चॉइस में 2 दिन के लिए याद रहना था तो इस तरीके से आपको 1 हफ्ते तक याद रहता है। बेशक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई मैं क्या लिख रहा था। तो ये चीज़ है इसमें, बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन से तरीके से ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के IS कोड से क्वेश्चन जो है वो लेके आए हैं। सो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने CC एंड सीमेंट ब्रिक्स इनके ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, हमने आपसे एक बात पूछी थी कि भाई आपको जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस में चाहिए या फिर वन लाइनर के जैसे हम प्रोवाइड कर रहे थे वैसे ही चाहिए। तो किसी ने भी कमेंट नहीं किया है। बाकी वीडियो तो काफ़ी लोगों ने देखी है लेकिन कमेंट जो है वो किसी ने नहीं किया है कि भाई हमें किस तरह की वीडियो चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपके लिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन बना के लेके आ रहे हैं यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स से। सो जिसको वीडियो अच्छी लगी है तो वो कमेंट कर सकता है कि भाई हमें मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चन चाहिए। अगर अदरवाइज़ हम आपको वन लाइनर के, तो आपको पता है कि थोड़ा जल्दी में PDF बन जाती है। यहाँ पर ABCD ऑप्शन लिखने होते हैं तो थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाता है। तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बोर सेफ्टी कोड फॉर पाइलिंग एंड अदर डी फाउंडेशन। सेफ्टी कोड फॉर पाइलिंग एंड अदर डी फाउंडेशन जो होती है वो किस IS कोड में आती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। भाई सभी में इंडियन स्टैंडर्ड कॉमन रहेगा, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही है ये वैल्यू सारी।
तो पाइलिंग और अदर डी फाउंडेशन जो होती है उसके लिए सेफ्टी कोड होता है वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 5121 होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए वो सारे ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सैंपल, प्रिपरेशन ऑफ ड्राई सैंपल सोइल फॉर बेरिस टेस्ट के लिए। भाई आपको जो सोइल का सैंपल है वो प्रिपेयर करना है बहुत सारे टेस्ट्स के लिए, तो वो हमारे किस आईएस कोड में आता है। अब यहाँ से हम आपके लिए क्वेश्चन जो लेके आए हैं सारे वो पार्ट 1 या 2 3 इसी तरह के पार्ट में हैं। जैसे कि ये पहली जो वैल्यू है 27 20 ये सभी में कॉमन रहेगी, सिर्फ पार्ट 1 2 3 4 इस तरह से 33 का 3 तक अलग अलग रहेगा, बाकी सारी 27 20 कॉमन रहेगा। एंड एक जैसे कि 19 80 19 71 19 इस तरह के वो भी वैल्यू अलग अलग रहेगी, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होने जरूरी है। तो यहाँ पे जो आप प्रिपेयर करते हैं ड्राई सैंपल सॉइल का फॉर बेरिस टेस्ट के लिए वो हमारा आईएस कोड में आता है पार्ट 1 में, 27 20 पार्ट 1 में आता है। और ये भी आप याद रखिए 27 20 1983 पार्ट 1, 27 20 1981 पार्ट 1 में ये आता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पे पूरी वैसे और डिटेल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आईएस कोड से क्वेश्चन है तो आपको सिंपली आंसर जो है वो पता होना चाहिए। सो अगला क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। अगर आपको वाटर कंटेंट जो होता है वो डिटरमाइन करना है तो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो अगर आपको वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करना है तो वो पार्ट 2 में आता है। तो यहाँ पे पार्ट 2 हमने थोड़ा सा गलत ऑप्शन दे दिया है, 27 20 होना था, 27 20 3 4 ये दो ऑप्शन थोड़े अजीब से हो गए। 27 20 हम आपको पूरा ही आंसर बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर रहेगा। डिटर्मिनेशन अगर आपको वाटर कंटेंट जो होता है वो डिटरमाइन करना है तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 27 20 1980 पार्ट 2 में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। ये सही ऑप्शन है 1980 भाई, ये पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी आंसर वैसे सही नहीं है, फिर भी आप नियर बाय ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे केसेस में ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर आपको ये ऑप्शन दिया हो ऐसा ही दिया हो तो आप इसको चूज करेंगे, ये गलत हो जाएगा। नियर बाय ऑप्शन का मीनिंग है कि आप इसको चूज कर सकते हैं। 27 20 तो बिल्कुल सही है, पार्ट 3। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है फाइन ग्रेन सॉइल की वो आपको डिटरमाइन करनी है, तो वो हमारे किस आईएस कोड में आता है। अब देखिए भाई यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेक्शन 1 2 का फंडा है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइन ग्रेन सॉइल की डिटरमाइन कर रही है, अगले क्वेश्चन में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो वहाँ पर फाइन सॉइल भी होगा हमारा, मीडियम भी होगा एंड कोर्स ग्रेन सॉइल भी होगा। तो उस केसेस में हमारा जो आंसर रहता है, पहले इसका देख लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करनी है तो वो हमारा 27 20 इस आईएस कोड में आती है 1980 पार्ट 3 रहेगा, सेक्शन जो होती है वो 1 होती है, ये भी आप याद रखिए, इसके लिए 1 सेक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन कर रहे हैं, फाइन की भी, मीडियम की भी, कोर्स ग्रेन सॉइल की भी। तो ये हमारे 27 20 ये जो सेक्शन है 1980 दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेक्शन जो रहेगी वो 2 हो जाएगा, सेक्शन जो रहेगा वो 2 हो जाएगा इन सभी के लिए, सेक्शन 2, बाकी ये सेम ही है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट कौन से आईएस कोड से संबंध रखती है। लिक्विड लिमिट जो होती है, प्लास्टिक लिमिट जो होती है, कौन से आईएस कोड से संबंध रखती है, तो वो होती है 27 20 पार्ट नंबर 5 में, पार्ट नंबर 5 1985, ये भी आप याद रखिए, 27 20 1985 पार्ट 5 में से ये संबंध रखती है। एक हमारे पास 4 भी कॉमन यहाँ पे बच रहा है कि बस 27 20 4 किससे रिलेट करता है, तो ये ग्रेन साइज जो होती है उसकी आपको एनालिसिस करनी है, तो उससे हमारा ये आईएस कोड रिलेट करता है।
ग्रेन साइज जो होते हैं उसकी आपको एनालिसिस करनी है, तो वो 27, 20, 4 ये रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर जो होता है उसको आप डिटरमाइन करना है, तो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है, तो वो आता है 27, 20 पार्ट 6 1987। इस आईएस कोड में हमारा श्रिंकेज फैक्टर जो होता है उसके बारे में आपको पता कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज फैक्टर। अभी ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ड्राई डेंसिटी रिलेशन, वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी में जो रिलेशन होता है उसके बारे में आपको पता करना है बाय यूजिंग लाइट कंपैक्शन। लाइट कंपैक्शन आपको पता है कि एक हैवी कंपैक्शन भी होती है, तो दो जो हैं यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। वैसे ये तो सभी में कॉमन है, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सभी में कॉमन रहेगी, ये जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए यहाँ पर। तो लाइट कंपैक्शन की अगर आप बात करेंगे कि लाइट के लिए जो होता है वो 27-20 पार्ट जो होता है, 27-20 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 7 पार्ट होता है। 7 पार्ट यहाँ पे दिया गया है, 27-20 और 1980। 27-20 1980 पार्ट 7 से रिलेट करता है, तो इट मीन्स कि हैवी जो होगा वो पार्ट 8 से रिलेट करता है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो है वो अलग है, यहाँ पर 80 की जगह 83 होता है वहाँ पर। 27-20 1983 पार्ट 8 वो हैवी कंपैक्शन से रिलेट करता है। भाई वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी दोनों में रिलेशन जो होता है वही पता करना है भाई, लाइट कंपैक्शन एंड हैवी कंपैक्शन से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हैवी कंपैक्शन से ही पूछा गया है, वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 8 83। ये 7 था यहाँ पर लाइट कंपैक्शन के साथ, बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट रिलेशन बाय कांस्टेंट मास ऑफ सॉलिड मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी मॉइस्चर कंटेंट रिलेशन बाय कांस्टेंट मास ऑफ सॉइल मेथड। भाई आपको यहाँ पे ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट के बीच में जो रिलेशन है वो पता करना है बाय किसके द्वारा, कांस्टेंट मास ऑफ सॉइल मेथड के द्वारा। तो ये पार्ट 9 में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए। 27-20 पार्ट 9 यहाँ पर कोई भी नहीं है कि 81 रहेगा 82, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की वो पता करनी है। भाई यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो सॉइल की ही होगी, तो कौन से आईएस कोड में वो आती है, पार्ट 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती है, बाकी ये तो आप यहाँ पर आपको पता लग ही गया कि भाई ये तो 27-20 सभी में कॉमन रहेगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पार्ट 10 रहेगा, देखिए इसको तो काट ही दीजिए आप, क्योंकि पार्ट 10 वाले ये 3 ही आते हैं। 27-20 सभी में कॉमन है। अब 90, 91, 92, 93 ये कुछ इस तरह के पॉइंट हैं, ये आपको पता होने जरूरी है। तो भाई 1991 में आता है, पार्ट सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, पार्ट 10 1991। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, डिटर्मिनेशन की कोई बात नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सॉइल फ्रॉम कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विद मेजरमेंट ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो अब हमारे ये कौन से आईएस कोड में आता है, भाई 11 तो कोई होता नहीं है, 12 ही होता है, सभी में 12 दिया गया है, क्योंकि 11 कोई नहीं है, पार्ट 11 में कुछ भी नहीं आता है। तो 27-20 पार्ट 12, लेकिन ये 81 होता है, 1981 होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब देखिए आपको डायरेक्ट शेयर टेस्ट करनी है सॉइल के ऊपर, तो वो हमारे किस आईएस कोड में आती है ये सिंपली हमें बताना है। 12 हो गया, तो अब 13 सभी में कॉमन दिया गया है, पार्ट 13, 20, 21, 27, 20 ये सभी में कॉमन है। अब 82, 86, 85, 84 इनमें से हमें चूज करना है कि भाई कौन किस में आता है, तो भाई वो आता है 83 में। यहाँ पर
सॉरी 83 में नहीं आता है, 86 में आता है। तो ये आंसर हो गया। 27/20 1961 पार्ट 13 में डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में आपको इस आईएस कोड में जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी इंडेक्स ऑफ कंसोलिडेशन सॉइल किस में आता है? अब पार्ट 14 सभी में कॉमन, ये भी सभी में कॉमन रहेगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ कोहेजनलेस सॉइल जो होती है वो आती है 83 में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रॉपर्टीज। कंसोलिडेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्ट 15 में ही आती है, लेकिन किस में आती है? पार्ट 15 में आती है, 86 में आती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी। अगर आपको परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की वो लेबोरेटरी में टेस्ट करनी है तो वो किस आईएस कोड में आती है? इस सभी में कॉमन रहेगी, यह भी कॉमन है इस टेस्ट में। तो किस आईएस कोड में आती है परमेबिलिटी जो होती है? वो 86 में आती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इन प्लेस बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ड्राई डेंसिटी जो होती है सॉइल की वो आपको पता करनी है बाय सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के द्वारा। तो वो पार्ट 28 में आती है, लेकिन कितने सन में? तो वो सन होता है 1974। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट। लेबोरेटरी में अगर आपको वेन शेयर टेस्ट करना है तो वो हमारे कौन से आईएस कोड में आता है? तो वो 80 में आता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। भाई हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम नहीं है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और आपसे आप जो भी कमेंट कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि भाई ये फलाना ये कमेंट कर रहा है, तो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा जितनी भी वीडियो होती है, अगर आपका पेपर जो है 5-6 दिनों के अंदर है तो आपको रिवीजन के लिए हमारी वीडियो जो होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने आपको बता दिया कि वे पार्ट सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा, पार्ट 30 लेबोरेटरी वेन शेयर टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल इन प्लेस बाय यूजिंग रिंग एंड वाटर रिप्लेसमेंट। भाई पीछे क्या था? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड था। यहाँ पर क्या है? रिंग एंड वाटर रिप्लेसमेंट के द्वारा आपको डेंसिटी ऑफ सॉइल जो है वो फाइंड आउट करनी है, लेकिन वहाँ पे ड्राई था, यहाँ पर सिंपली डेंसिटी के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 33 में आती है भाई, 33 1971, 31 में ही दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि प्रीवियस ईयर में सॉइल से पूछे गए थे डिफरेंट एग्जाम में। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम आपके लिए ऐसे ही जो हैं वीडियो लेके आते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ही सब्जेक्ट बच रहे हैं जो कि आईएस कोड से पूछे गए हैं। आईएस कोड से अभी तक 2000 के आसपास यानी कि 1500 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो क्योंकि 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा आगे पीछे करके ही घुमा के दिए गए थे। सो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए स्टील के मोस्ट एक्सपेक्टेड आईएस कोड से क्वेश्चन लेके आए हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। यहाँ पर हम जो है वो आपके लिए वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके मल्टीपल चॉइस के डिस्कस किए थे, तो वहाँ पर हमने पूछा था दोबारा से कि भाई आपको वन लाइनर के ही चाहिए या फिर मल्टीपल चॉइस के चाहिए। तो कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कमेंट किया कि सर वन लाइनर के चाहिए, तो इसलिए ही हम वन लाइनर के लेके आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई स्टोकिंग एंड
स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंपोनेंट एट साइट रिकमेंडेशन। हमारे किस आईएस कोड में अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है उसको स्टोर करना है साइट पर, तो वो हमारे किस आईएस कोड में आता है। देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। स्टील जो होता है वो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। तो स्टील की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि स्टील के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टील भी एक मटेरियल होता है, सभी को पता है। ऐसा मत सोचिए कि भाई ये क्वेश्चन मैं किसी और का लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो ये आता है हमारे आईएस कोड 4082 1996। इस आईएस कोड में आपको स्टॉकिंग एंड स्टोरेज जो होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एंड कंपोनेंट जो होते हैं साइट पर, वो हमारा ये आईएस कोड बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी आप अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो किस आईएस कोड में आता है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो होती है स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात हो रही है लेकिन कंक्रीट, आपको पता है कि अल्ट्रासोनिक जो होता है वो कंक्रीट के ऊपर होता है। कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है वो कंक्रीट के ऊपर होता है। तो वो हमारे आईएस कोड में आता है 13311 1992 पार्ट 1 में। ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर, वो इस आईएस कोड में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑन वाटर सैंपल। जब भी वाटर सैंपल के ऊपर टेस्ट करते हैं किस आईएस कोड में वो आपको जानकारी मिलती है। तो जब भी आपको वाटर की बात आती है तो यहाँ पे पीएच वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। 6 से लेकर 8.5 ये वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है। तो टेस्ट ऑन वाटर सैंपल, तो वो आता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 3025। इस आईएस कोड में आपको टेस्ट ऑन वाटर सैंपल के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लाईवुड फॉर कंक्रीट शटरिंग वर्क स्पेसिफिकेशन। प्लाईवुड फॉर कंक्रीट शटरिंग वर्क्स, उसके बारे में आपको कौन जानकारी देता है, कौन सा आईएस कोड जानकारी देता है। तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड 4990 2011। ये आपको जानकारी देता है प्लाईवुड फॉर कंक्रीट शटरिंग वर्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर कंक्रीट एडमिक्चर। स्पेसिफिकेशन फॉर कंक्रीट एडमिक्चर, एडमिक्चर के बारे में कौन सी आईएस कोड जानकारी देता है आपको। तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड का 91-3-1999। इस आईएस कोड में आपको कंक्रीट का जो एडमिक्चर होता है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला देखिए, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार एंड वायर फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट के लिए, तो उसके बारे में आपको कौन जानकारी देता है। देखिए HYSD कॉमन क्वेश्चन है, हमने इस तरह का डिस्कस किया था कि भाई 1786 भाई यही कोड है, लेकिन वहाँ पर 2008 भी हमने डिस्कस किया था। कई बार हम ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं कि 1786 जो है HYSD वार्ड से रिलेट करता है। एंड एक और होता है माइल स्टील, उसके लिए कौन सा है, ये सभी बस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, माइल स्टील का भाई क्या है, कॉमन क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बार फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। भाई हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो स्टील बार होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, किस आईएस कोड में आता है। तो वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड का 2090-1983। ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो स्टील बार यूज होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉट रोलड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील, उसके बारे में स्पेसिफिकेशन कौन देता है। हॉट रोलड मीडियम एंड हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल स्टील स्पेसिफिकेशन, तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का 2062-2011।
इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर 2 पार्ट पॉलीसल्फाइड बेस्ड सीसेंट जनरल स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन फॉर किसके लिए पूछ रहा है? 2 पार्ट किसके? पॉलीसल्फाइड बेस्ड सी लेंट्स जनरल रिक्वायरमेंट के लिए। तो वो हमारा आईएस कोड कौन सा है? इंडियन स्टैंडर्ड का 12118/1987 का पार्ट नंबर 1। ये पार्ट नंबर 1 में आता है, पार्ट 2 में भी आता है भाई। तो पार्ट 2 में कौन आता है? ये पार्ट 2 में आता है, पार्ट 2 में आता है। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, 12118/1987 भी सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील चिकर्ड प्लेट्स के लिए, चेकर जो प्लेट होती है उसके लिए, स्पेसिफिकेशन फॉर स्टील चेकर प्लेट जो होती है उसके लिए कौन सा आईएस कोड होता है? हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 3502/2009। इस आईएस कोड में आपको स्टील जो चेकर प्लेट होती है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल बोल्ट के लिए, स्पेसिफिकेशन फॉर हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल बोल्ट जो होता है तो वो आती है 3757/1985। भाई ये वन लाइनर के क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आपका जो दिमाग है पूरा अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर होगा। तो हो सकता है कि जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लेके आता हूँ वो क्वेश्चन में से 30% तो आपके दिमाग में रहते ही होंगे। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा तरीका है पढ़ने का, क्योंकि आपको पता है कि जब आप लिखते हैं, बोलकर लिखते हैं, तो आपको वो बहुत ही देर तक याद रहता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्पेसिफिकेशन फॉर टेपर वॉशर फॉर चैनल के लिए। तो टेपर वॉशर फॉर चैनल के लिए कौन सा आईएस कोड होता है? 5372/1975। इस आईएस कोड में आपको टेपर वॉशर जो होती है चैनल के लिए उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद स्पेसिफिकेशन फॉर टेपर वाशर जो होती है फॉर आई बीम के लिए, आई बीम की बात हो रही है तो आई बीम के लिए 5374/1975, या फिर 54 है वहाँ पर किसके लिए था? चैनल के लिए था टेपर वॉशर। यहाँ पर टेपर वॉशर किसके लिए है? आई बीम के लिए है। तो वहाँ पर यहाँ पर 72 था, 5372। बाकी 1975 दोनों में सेम है, लेकिन आई बीम के लिए 74 होता है एंड चैनल के लिए 72 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर हेक्सागोन बोल्ट फॉर स्टील वर्क के लिए। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर? स्पेसिफिकेशन फॉर हेक्सागोन बोल्ट फॉर स्टील वर्क के लिए तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 6639/2005। इस आईएस कोड में आपको हेक्सागोनल का जो बोल्ट होता है जिसको आप स्टील वर्क के लिए यूज करते हैं उसके बारे में स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। अगला देखिए, टॉलरेंस फॉर इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए, टॉलरेंस जो होती है तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चरल स्टील माइक्रो एलॉयड मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ क्वालिटीज। वही स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है जिसमें माइक्रो एलोए होता है मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी का, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 8500/1991 आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। अगले देखिए, रिकमेंडेशन फॉर मेटल वेल्डिंग ऑफ कार्बन एंड कार्बन मैग्नीज स्टील की, तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 95/1996 इस आईएस कोड में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉलरेंस फॉर किसके लिए? फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए।
फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लिए 7215/1974। इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क लाइक अर्थ वर्क हो गया, तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1200/1992 पार्ट 1 में आता है। ये पार्ट 1 में आता है, अर्थ वर्क की बात कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए मेथड ऑफ मेजरमेंट बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क, जैसे कि कंक्रीट वर्क हो गया, तो वो हमारा 1200 IS कोड 1974 पार्ट 2 में आता है। ये आप याद रखिए। अगला भी सेम कुछ इसी का तरह का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, तो ये आता है हमारा 1200/1976 पार्ट 3 में आता है। 1 2 3 ये 3 पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क एंड ब्रिक वर्क। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क पेविंग, फ्लोर फिनिशेस, डैडो एंड स्कर्टिंग, तो ये भी हमारा IS कोड 1200 में ही आता है 1977, लेकिन यहाँ पर X1 इस IS कोड में आता है, यानी कि 11 में आता है। ये चीज आप याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार हार्ड रोन स्टील वायर फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट के लिए, तो वो आता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 332 पार्ट 1 में। 1982 भी आप याद कर लीजिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन देखिए, मेटालिक मटेरियल टेंजाइल टेस्टिंग एट एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए, तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 1608/2005 इस IS कोड में जानकारी मिल जाएगी। अगला देखिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट के लिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस किसके लिए, बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट के लिए, तो किस IS कोड में आती है, 2502/1963 इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर कंक्रीट पाइप्स के लिए, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर कंक्रीट पाइप के लिए, तो वो आती है 3597/1998 इस IS कोड में आते हैं मेथड ऑफ टेस्ट फॉर कंक्रीट पाइप जो होती है उसके लिए। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आपके लिए थोड़े बहुत लेके आए हैं, 3-4 क्वेश्चन ही है, वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग के, क्योंकि इरिगेशन के उतना ज़्यादा आपको पता है कि IS कोड से रिलेट तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्सपेक्टेड थे तो हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि क्राइटेरिया फॉर डिज़ाइन ऑफ लाइन कैनाल एंड गाइडेंस फॉर सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ लाइनिंग के लिए, तो वो हमारा 10/430/2000 IS कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्राइटेरिया फॉर डिजाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर अनलाइन कैनाल इन एलुविलियम सॉइल में, एलुविलियम सॉइल जो होती है उसमें 31/12/2002 इस IS कोड में आपको इसके बारे में, अनलाइन कैनाल जो होती है एलुविलियम सॉइल में, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला देखिए, गाइड फॉर प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ कैनाल सिस्टम फॉर इरिगेशन, गाइड फॉर प्लानिंग, प्लानिंग की आपको गाइड करनी है, लेआउट जो होता है कैनाल का सिस्टम का इरिगेशन के लिए, तो वो किस IS कोड में आता है, वो आता है 5968/1987। ये आपको लेआउट के प्लानिंग के बारे में जानकारी देता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेइंग सीमेंट कंक्रीट स्टोन स्लैब लाइनिंग ऑन कैनाल कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस जो होता है वो कौन सा होता है, 3873/1993 इस IS कोड में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे स्टील स्ट्रक्चर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जी।
सो आज हम आपके लिए मिक्स आईएएस कोड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर हमारे 30+ क्वेश्चन रहेंगे और आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा। सो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट विच कोड इज टू बी यूज्ड। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की बात कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है 10-262-1982। ये जो आईएस कोड है ये कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो होता है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो होता है कि भाई आपको किस तरह का मिक्स यूज करना है, उसके बारे में आपको जितनी भी ज़रूरतें होती है वो आपको इस आईएस कोड में मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट कोड है 3370-1965। ये आईएस कोड जो है कंक्रीट का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप जो लिक्विड मटेरियल होता है हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, उसको स्टोर करने के लिए आपको प्रावधान बताता है कि भाई इस आईएस कोड में आपको जो लिक्विड वाला मटेरियल होता है वो आपको किसी कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कैसे स्टोर करना है, उसके बारे में आपको ये जानकारी देता है। अब ये तो पता है ये हमारा ये आईएस कोड है, ये आपको पीसीसी एंड आरसीसी के बारे में स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड एक ही हमारे पास बचता है यहाँ पर ये वाला आईएस कोड, तो ये प्री स्ट्रेस से रिलेट करता है 1343। हमने इस तरह का कई बार एग्जाम में आपको अपने मॉक टेस्ट में भी बताया कि भाई ये आईएस कोड किससे रिलेट करता है, प्री स्ट्रेस से। सो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए यहाँ पे आईएस कोड यूज फॉर डिजाइन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ आरसीसी बिल्डिंग इज। आरसीसी बिल्डिंग के लिए अर्थक्वेक को रजिस्ट करने वाला डिजाइन आपको बनाना है आरसीसी बिल्डिंग का, तो आपको किस आईएस कोड के थ्रू जाना पड़ता है, तो वो हमारा आईएस कोड होता है ऑप्शन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 1893-2016 पार्ट 1। इसमें आपको किस तरह से आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अपनी बिल्डिंग बनानी है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर फायर सेफ्टी के लिए। फायर की सेफ्टी के लिए आपको कौन सा आईएस कोड यूज करना पड़ता है, किस आईएस कोड में आपको जानकारी मिलती है। अब ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सभी को पता है कि भाई ये आईएस कोड पीसीसी एंड आरसीसी रिलेट करता है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड का 1641/1961 ये फायर सेफ्टी जो होती है किसी बिल्डिंग में उसके बारे में आपको जानकारी देती है। भवन की अग्नि सुरक्षा के लिए आपको इस आईएस कोड के थ्रू जाना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आईएस कोड नहीं होता है, होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच BIS कोड नंबर इज रिकमेंडेड फॉर फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट। भाई आपको अगर ड्राइंग शीट जो है वो फोल्ड करनी है तो कौन से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड के थ्रू आप जाएंगे, किस कोड के थ्रू आप जाते हैं। सो वो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड का 11464/1986। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द कंक्रीट क्यूब आर प्रिपेयर्ड। क्योर्ड भाई क्योरिंग भी आप कर रहे हैं एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। क्या इसके लिए आंसर रहेगा, कंक्रीट का एक ऐसा क्यूब जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी क्यूरिंग कर रहे हैं एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। किसके अकॉर्डिंग आप उसकी टेस्टिंग जो होती है वो करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड का 515 आईएस कोड, ये क्या कहता है कि भाई आपको मास कंक्रीट जो होता है उसमें आपको एग्रीगेट यूज करना है, चाहे वो नेचुरल एग्रीगेट हो चाहे वो आपने मैन्युफैक्चर किया हुआ एग्रीगेट हो। इट मीन्स कि ये मास कंक्रीट से
रिलेट करता है, मास कंक्रीट का जो एग्रीगेट होता है उससे रिलेट करता है। अगर आप 517 की बात करेंगे, 517 जो है, ये ऑप्शन ए बी सी उल्टा दिया गया है, 517 की बात करेंगे तो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा मिथाइल एल्कोहल जो होता है, ये वाला मिथाइल एल्कोहल। सो ये आप याद कर लीजिए, इसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड का ये 516 जो होता है, यही आपको मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, उसकी क्योरिंग एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको 516 में जानकारी मिलती है। ये चीज़ आप याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड हैज़ लाइव और इम्पोज्ड लोड स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर के लिए लाइव लोड या फिर इम्पोज्ड लोड की बात कर रहा है। यहाँ पे पार्ट 1 से 5 तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट वाइज नहीं दिया गया, तो हमारा आंसर, हमें तो भाई इजी क्वेश्चन मिल गया, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। भाई जो लाइव लोड होता है, जिसको आप चल, हिंदी में चल बोल सकते हैं कि भाई ये लाइव है, चल सकता है। अचल जो होता है, अचल भी होता है एक, अचल यानी कि डेड लोड है, भाई ये चल फिर नहीं सकता है, इसको डेड लोड के नाम से आप जान सकते हैं, चल अचल। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड का पार्ट जो है वो 3 होता है, सॉरी 3 यूनिट, चल के लिए पार्ट 2 होता है, पार्ट 2 होता है। एंड जो डेड लोड होता है उसके लिए पार्ट 1 होता है। एंड जो पार्ट 3 होता है वो किसके लिए होता है, ईयर विंड लोड जो होता है उसके लिए होता है, विंड लोड के लिए होता है। बर्फ के लिए पार्ट 4 होता है, ये भी आप याद रखिए। आइस जो होता है उसके लिए पार्ट 4 होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि सॉरी ये 800 नहीं होता, 875 होता है, वही 875 होता है, सॉरी यहाँ पे 800 जो होता है वो किसी और के लिए होता है। तो 875 पार्ट 1 2 3 4 5 इस तरह के 5 पार्ट होते हैं। 875 पार्ट 2 में आपका लाइव लोड आता है या फिर इम्पोज्ड लोड, एक ही बात है, लाइव या फिर इम्पोज्ड लोड एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर सी जो है, ये इसको भी मैं आपको बारे में बता देता हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड का 1984, ये जो आईएस कोड है, ये हमारा स्टील जो होता है उसका जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007, इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे 800 भी लिख देता हूँ मैं, इंडियन स्टैंडर्ड का 800 2007 जो होता है वो स्टील का लिमिट स्टेट मेथड जो होता है उसके बारे में जानकारी देता है। एंड इंडियन स्टैंडर्ड 800 1984 ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करता है, तो ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, द कोड बुक यूज फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए। अब देखिए मैंने आपको लिक्विड का स्टोरेज जो आपको करना है, लिक्विड का कोई भी मटेरियल हो कंस्ट्रक्शन, तो कंक्रीट का वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन से आईएस कोड में आता है, तो पीछे भी हमने डिस्कस किया था 1965 3370, इस आईएस कोड में आपको जो लिक्विड होता है उसके स्टोरेज के लिए कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क इज, ब्रिक वर्क के लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क इज कौन सा होता है, 2212, 2212, ये आईएस कोड जो होता है ब्रिक वर्क की प्रैक्टिस के लिए आपको बताया गया है। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट है 31/2, ये किससे है, अगर आपको ब्रिक की क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, इसके बारे में आपको ये वाला आईएस कोड बताएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये आईएस कोड के बारे में पूछेगा 3466, तो ये जो होती है सीमेंट में, आपको अगर मैसनरी वर्क करना है तो सीमेंट में आपको चिनाई करनी है तो उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको ये वाला आईएस कोड जानकारी देगा। अगला देखिए,
द मेन मैथड adopted फॉर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर लेटेस्ट IS कोड इज। मेन मैथड जो होता है जिसको आप अडोप्ट करते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एज पर लेटेस्ट IS कोड इज, तो वो होता है लिमिट स्टेट मेथड के लिए। लिमिट स्टेट मेथड के लिए ही यूज किया जाता है वो लेटेस्ट IS कोड। तो वो लेटेस्ट IS कोड कौन सा होता है? इंडियन स्टैंडर्ड भाई 802,007। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, लिमिट स्टेट मेथड के लिए लेटेस्ट है, वो लेटेस्ट है। जो पीछे वाला था वो कौन सा था ये भी आपको पता होना जरूरी है, तो मैंने आपको पीछे अभी बताया ही है वो कौन सा था भाई। 800 था और 1984 था वो। तो लेटेस्ट 2000 कितना था। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2007 था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कवर्ड इलेक्ट्रोड्स शेल कन्फर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड एज अप्रोशिएट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डैश था। कवर्ड इलेक्ट्रॉन शेल कन्फर्म टू डैश IS, डैश यानी कि 814, फिर डैश था IS एज अप्रोशिएट, तो वो 395 इस IS कोड से वो रिलेट करता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रिकमेंडेशन वैल्यू ऑफ इल्यूमिनाइंस फॉर बेडरूम एज पर हमारे इस IS कोड। सो रिकमेंडेड वैल्यू जो होती है इल्यूमिनाइंस की बेडरूम के लिए, ये हमारे इस IS कोड में आता है, 3644 IS कोड में आता है। इल्यूमिनाइंस जो होता है वो एक रोशनी होती है भाई। रोशनी जो होती है बेडरूम के लिए कितनी होती है, यहाँ पर प्योर हिंदी में इसका मीनिंग ये होता है, ये भी आप देख सकते हैं। तो बेडरूम के लिए जो होती है वो 100 होती है, 100 इल्यूमिनाइंस की वैल्यू होती है। अगर आप किचन की बात करेंगे तो किचन के लिए 200 होती है, बाथरूम के लिए भी 100 होती है, स्टेयर जो होती है उसके लिए भी 100 होती है, वर्कशॉप जो होती है उसके लिए 200 होती है, गराज जो होता है उसके लिए 70 होती है। सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट तो सभी को पता है कि भाई हमारे इंडियन स्टैंडर्ड इस IS कोड में आता है। अब यहाँ BIS की फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच IS कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर के बारे में आपको कौन जानकारी देता है कि भाई मैं इस IS कोड से संबंध रखता हूँ। तो भाई अगर आपसे सीमेंट प्लास्टर की बात करेगा या फिर सीमेंट लाइम प्लास्टर की बात करेगा तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड का ये IS कोड होता है 1972, 1661 1972। इस IS कोड में आपको सीमेंट सीमेंट लाइम प्लास्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमारा ये IS कोड जो है क्या स्पेसिफाई करता है, क्या आपको बताता है? ये हमें बताता है कि भाई जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है टिम्बर के लिए वो इतना रेकमेंड किया गया है। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। हमारे इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर टेस्टिंग बर्न्ट क्ले ब्रिक बिल्डिंग ब्रिक इज। कौन सा वो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर टेस्टिंग बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स इज? तो वो होता है 3495। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक आपको जानकारी मिल जाएगी, यानी कि टेस्ट की बात कर रहा है भाई। कंप्रेसिव टेस्ट जो होता है वो पार्ट 1 में आता है, जैसे कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पार्ट 2 में आता है, बार पेज जो होता है वो पार्ट 4 में आता है, पार्ट 3 में उत्फुल्लन जो होता है वो आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन इन। डिमेंशन के बारे में आपको हमारे किस IS कोड में जानकारी
मिलती है। डिमेंशन के बारे में 6165-1971 इस IS कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड दैट गिव्स द सेरामिक टाइल्स क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। सेरामिक टाइल जो होती है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 13712 1993, ये ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी देगा। हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो होता है वो किस ISI कोड से संबंध रखता है? हाइड्रोफोबिक कॉमन क्वेश्चन है ये। 1991, 43, 41 भी होता है, 42 भी होता है। ये हम सीमेंट के IS कोड में पढ़ चुके हैं कि भाई किस किस के लिए ये होता है। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग IS कोड प्रोवाइड रिकमेंडेशन प्रैक्टिस फॉर कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए। कोल्ड वेदरिंग जो होती है उसके लिए इन चारों में से कौन सा IS कोड रेकमेंड किया गया है? अब देखिए भाई, यहाँ पे हमसे पूछा है कि भाई ठंडे मौसम में आपको अगर कंक्रीटिंग करनी है, एक गर्म भी होगा, ठंडा है तो गर्म भी होगा, भाई दोनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आप गर्म की बात करेंगे तो वो पार्ट 1 में आता है। अगर आप ठंडी कंक्रीटिंग की बात करेंगे तो पार्ट 2 में आएगा, 1 एंड 2। अब वो कौन सा IS कोड है? तो वो है इंडियन स्टैंडर्ड 7861 1981। कोल्ड के बारे में पूछा गया तो इसलिए पार्ट 2, गर्म के बारे में पूछेगा तो पार्ट यहाँ पे 2 की जगह आपको 1 लगा देना है, बाकी सेम वैल्यू रहेगी। 7861 1981 इस IS कोड में आपको कंक्रीटिंग के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 कोड और बताता हूँ क्योंकि वो हम क्वेश्चन में यहाँ पे शामिल नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए। तो देखिए भाई, जो एक कोड है वो है 3370। ये 3370 जो IS कोड है, ये वाटर का जो टैंक होता है उसकी डिजाइनिंग के बारे में आपको जानकारी देगा। 3370 वाटर टैंक के बारे में आपको जानकारी देता है, इसको आप लिख लीजिए। एक IS कोड होता है 2386। 2386 जो IS कोड है वो कंक्रीट के जो इनग्रेडिएंट होते हैं उसके ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी आपको देता है कि भाई कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, इन सभी के बारे में आपको इस IS कोड में जानकारी मिल जाती है। कंक्रीट जो मिक्स डिजाइन होता है वो अलग कोड है, तो उसको आप भूल जाइए भाई, ये इनग्रेडिएंट की बात कर रहा है। सो ये भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज रेफर टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। भाई जोन के बारे में तो हमें पता है कि यही IS कोड है जोन के बारे में बताने वाला। सो देख लीजिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा जोन के बारे में। अब एक दो मिनट हमारे पास और हैं जो आई थिंक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रैपिड हार्डनिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई वो 8041 में आता है, हाँ इसी में आता है। 43 में क्या आता है? ये हाइड्रोफोबिक आता है। उसी तरह से हमारे पास एक क्या होता है, सल्फेड रेजिस्टेंस सीमेंट होता है। सल्फेड रेजिस्टेंस सीमेंट जो होता है वो 12330 IS कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक हमारे पास लो हीट सीमेंट होता है, सभी को पता है भाई, तो वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 12600 में आपको जानकारी देता है। एक हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट PSC पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट कॉमन है 455, इसमें आपको पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच IS कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज्ड इन कंक्रीट। वाटर जो आप यूज करते हैं कंक्रीट में वो हमारा IS कोड ही निर्धारित करता है। तो वो वाटर जो होता है उसका pH वैल्यू जो होती है 6 से 8.5 होती है। मिनिमम 6 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 8 से 8.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि भैया हम जो पोर्टेबल पानी होता है उसको ही कंक्रीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा IS कोड ही यही कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये हम दोबारा से रेफर टू डिटरमाइन द फाइन ऑफ जोन एग्रीगेट, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जोन के बारे में आपको कौन जानकारी देता है। जोन के बारे में हमें तो यही बताता है भाई कि भाई कौन सी जोन है, कौन सी कहाँ पर हमें यूज करना है। चलो हम यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बता देते हैं, एक तो पॉइंट। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भाई 1237 ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अब ये किससे रिलेट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भाई 1237 जो आईएस कोड है, ये सीमेंट कंक्रीट की जो फ्लोरिंग टाइल्स होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देगा। सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग टाइल्स, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। एक आईएस कोड होता है 1489। ये आईएस कोड जो होता है ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होती है उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी देगा। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पीपीसी, इसके बारे में आपको जानकारी देगा। अगला देखिए, कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइन आर गिवन बाय। कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग गाइडलाइन जो होती है वो किस में आती है? भाई मिक्स डिज़ाइन की बात हो रही है तो इसी में ही आएंगी। अगला देखिए, विच आईएस कोड यूज द रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग के लिए। कॉमन सी बात है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला भी सेम, आई थिंक वहाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसके बारे में ही जानकारी हमें देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए, हमने यहाँ पे लगातार 3 क्वेश्चन एक जैसे डिस्कस किया, तो मैं आपको 2-3 कोड और बता देता हूँ, उसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए। भाई एक आईएस कोड ये होता है कि जब भी आप सीमेंट के ऊपर टेस्ट करते हैं तो उसके लिए रेत यूज करते हैं, आपको पता है सैंड यूज किए जाते हैं, तो उसका जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस आईएस कोड में आती है। ये आपसे क्वेश्चन आई थिंक एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आईएस कोड कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी को पता है। तो ये आईएस कोड है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 650। 650 जो होता है, इसमें अगर आप सीमेंट के ऊपर टेस्ट करेंगे तो उसमें जो अच्छी रेत यूज होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको ये आईएस कोड बताता है। ये भी आप याद कर लीजिए। अब एक 303 भी आईएस कोड होता है, तो ये 303 जो होता है ये प्लाईवुड जो होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताएगा कि भाई आपको स्टैंडर्ड वर्क जो होता है उसमें प्लाईवुड यूज करनी है तो आप किस आईएस कोड के थ्रू जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाईवुड इज 303, इस आईएस कोड में आपको जानकारी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाईवुड के क्लासिफिकेशन की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट आप याद कर लीजिए यहाँ पर कि भाई हमारा एक इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, जैसे कि 4990। ये आईएस कोड जो है कि भाई अगर आपको कंक्रीट की शटरिंग करनी है तो उसके लिए जो प्लाईवुड होती है उसकी क्लासिफिकेशन हमारे इस आईएस कोड में आती है। प्लाईवुड अगर आपको शटरिंग वर्क के लिए यूज करनी है कंक्रीट की तो वो इस आईएस कोड में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डैश इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जनरल के लिए हमारा ये आईएस कोड होता है 2007। ये लेटेस्ट आईएस कोड है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, व्हाट इज द रिलेवेंट स्टैंडर्ड फॉर माइल्ड स्टील प्लेन बार टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट के लिए। हमारा 432/1996 आईएस कोड जो होता है वो यूज होता है। HYST बार के लिए ये वाला यूज होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बस 1786 जो होता है वो HYST बार से रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।